हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईएफ क्लासेज। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन का सिलेबस क्या है। एयर पोल्यूशन के सिलेबस में हमारे पास सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के, प्रॉपर्टीज क्या होती है एयर पोल्यूटेंट्स की, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एयर पोल्यूशन के डिस्पर्सन को अफेक्ट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से डिस्पर्सन मॉडल है जैसे गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, फिक्स्ड बॉक्स मॉडल। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद में एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज है। और लास्ट में है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये सिलेबस है एयर पोल्यूशन का। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल साइंस का जो कोर्स है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का जो कोर्स है वो हमारे पास टोटल 8 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके साथ हमने सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस का कंप्लीट कोर्स है जिसमें हमारे पास ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स, ठीक है, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज। तो इसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन का आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे पास जो अर्थ सिस्टम है, अर्थ सिस्टम, हमारे पास जो अर्थ सिस्टम है उसके 4 ग्रेट स्पेयर है। हमारे पास जो अर्थ सिस्टम है उसके 4 ग्रेट स्पेयर्स है। कौन कौन से स्पेयर्स है? एक हमारे पास है लिथोस्फीयर, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है हमारे पास बायोस्फीयर और चौथा है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है, तो हम ये नाइफ लेके इसको यहां से कट करें, ठीक है, सेंटर से होते हुए यहाँ पर एक और कट करें, ठीक है, सेंटर है हमारे पास ये, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास, इसको हम अलग करके देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से देखेंगे तो इसमें हमारे पास लेयर मिलेगी। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगी? लेयर्स मिलेगी, लाइक ए ओनियन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है नियर द सरफेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, और नियर द सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, जो हमारे पास जो क्रस्ट होता है, ठीक है, ये क्रस्ट, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। इसके ऊपर यहाँ पर थिन लेयर होती है, ठीक है, ल्यूज सॉइल की, थिन लेयर होती है ल्यूज सॉइल की, जो हमारे पास एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज में आती है, जहां पर हम हमारी खेती करते हैं। ठीक है, तो ये हम न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, सिलिका होती है। और जो हमारे पास ये क्रस्ट है ये सॉलिड होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे पास O2 है, सिलिका है, ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में मेंटल की बात करें, मेंटल की बात करें तो मेंटल हमारे पास ये सेमी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट में है। और मेंटल में जनरली हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगा, सिलिका मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, तो ये मेटल्स मेंटल में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो सेंटर के पास का पोर्शन है जिसे हम बोल रहे हैं कोर, तो कोर में हमारे पास ये जो कोर होता है ये जनरली लिक्विड पोर्शन है, हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, और लिक्विड में हमारे पास लिक्विड स्टेट में कौन कौन से मेटल मिलेंगे? यहाँ पर आयरन और निकल। ठीक है, आयरन और निकल। ठीक है, तो ये हमारे पास था लिथोस्फीयर के बारे में। तो देखो लिथोस्फीयर में क्या है? लिथोस्फीयर कंटेन्स ऑल ऑफ कोल्ड, हार्ड, सॉलिड लैंड और प्लैनेट क्रस्ट
यानी सरफेस पर, ठीक है। और सेमी सॉलिड लैंड अंडरनीथ द क्रस्ट एंड द लिक्विड लैंड नियर द सेंटर ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर के बारे में था। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पर हमारे पास पानी हो, पानी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में और गैसियस स्टेज में। तो तीनों फॉर्म में हमारे पास प्लेनेट पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। थर्ड है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से पहले मैं एटमॉस्फेयर की बात कर लेता हूँ। तो एटमॉस्फेयर मतलब जहां पर एयर मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास जो सराउंडिंग है हमारा, उसको हम जो बोलते हैं कि ये एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर क्या है, एयर है, ठीक है। तो इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो बायोस्फीयर है, ठीक है। इन तीनों का जो कॉमन एरिया है उसको हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर, ठीक है। कॉमन एरिया से क्या मतलब है कि पहले हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। कि ये हमारे पास प्लेनेट की लिविंग थिंग्स को कंटेंट करता है। इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे पास सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो इनको सरवाइव करने के लिए इनमें से वाटर, एयर या पास रॉक है, इनमें से किसी ना किसी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर, ठीक है। तो हमारे पास एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा इसमें से स्फीयर आ गया, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम अब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या क्या लेयर्स होती है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होता है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर को कभी बोलते हैं आयोनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये हमारे लिए रिलीवेंट नहीं है। हमारे लिए इसमें सबसे ज्यादा रिलीवेंट क्या है, एयर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास वेदर फिनोमिना है सारे के सारे वो कहां पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। जनरली जो हमारे पास थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर है वो किन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेस साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। स्पेस साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास जो भी जितने भी सैटेलाइट्स है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं वो कौन से स्पेस में होते हैं, जनरली थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट है उनके लिए भी ये फील्ड बहुत, ये जो हमारे पास स्पेस है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें क्या है, जो सारा रेडियो कम्युनिकेशन है वो इन दोनों स्पेयर में होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ये हमारे पास जो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट है, जिसमें हमारे पास जो एयरप्लेन्स आती है, एरोप्लेन्स, ठीक है, या एयरक्राफ्ट आते हैं, तो कौन से लेयर में हमारे पास फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल है, ठीक है। हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, हमारे लिए इस तरीके से यूजफुल है कि स्ट्रेटोस्फेयर के और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो पोर्शन है वहां पर ओजोन लेयर है, ठीक है। तो जो ये बीच का कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। ट्रोपोपोज के ऊपर की जो ओजोन लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन, और नीचे की जो ओजोन है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर ओजोन, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन है ये हमारे लिए, इसको बोलते हैं हम गुड ओजोन, क्या बोलते हैं, गुड ओजोन, ठीक है। गुड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो सोलर रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे पहुंचाने में, ठीक है। ये अर्थ पे नहीं आने देती, ठीक है। जबकि हमारे पास ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसको हम बोलते हैं बेड ओजोन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेड ओजोन, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज करती है, क्योंकि ये हमारे पास जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ से इमिट होते हैं उनको ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। यदि अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहेगा तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, तो हमारे पास ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो लैंड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें डिस्कस कर लिया मैंने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जो बॉटम 10 to 15 किलोमीटर की जो लेयर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वेदर और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, ठीक है। और जो लोवेस्ट 600 मीटर्स है वो हमारे पास एयर क्वालिटी स्टडी करने के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। लोवेस्ट 600 मीटर। एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, प्रेशर भी चेंज होता रहता है और टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। देखो ये टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर
जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है। उसके बाद मीजोस्फीयर में डिक्रीज हो रहा है और थर्मोस्फीयर में बहुत ही हाई रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी वेरी करता है और यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो प्रेशर है वो भी वेरी करता है। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एटमॉस्फेयर में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास जो अर्थ का एयर मास है उसका 75 to 80% है, वो किस में है, ट्रोपोस्फेयर में है। ये हमारे पास अर्थ के नियरेस्ट है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एयर का कंपोजिशन है वो वेरी करता है और इसमें वेदर और क्लाइमेट फिनोमिनन होते हैं। ठीक है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम केमिकल साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर का कंपोजिशन भी लगभग सिमिलर होता है ट्रोपोस्फीयर के जैसा ही, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर वाटर है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर क्या है, वाटर बहुत कम है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जो गुड ओजोन लेयर है वो हमारे पास जो हमारे पास यूवी रेडिएशन है उसको फिल्टर करती है। ठीक है, वो अर्थ पर हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन है उसको नहीं आने देती। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब कि जो क्लीन एयर है हमारे पास, क्लीन ड्राई एयर, ये किसका कंपोजिशन मैं बता रहा हूँ, क्लीन ड्राई एयर, मतलब कि जहाँ हमारे पास जो एयर है वो पोल्यूटेंट से फ्री है, मतलब एक नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78.08%। ये कैसे है, बाई वॉल्यूम, एक बाई वेट होता है, एक बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये बाई वॉल्यूम है, तो नाइट्रोजन है वो 78.08%, O2 है हमारे पास वो 20.95%। ठीक है, आर्गन हमारे पास है 0.93%। ठीक है, और CO2 है 0.03%। ठीक है, उसके अलावा कुछ ट्रेस अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन भी है। ठीक है, क्रिप्टोन, जीनोन, हीलियम, ये सब है। ठीक है, और वाटर वेपर है, ये वेरी करती रहती है। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास ये शुरू के जो तीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये कितने कितने होते हैं ये हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78%, O2 हमारे पास 20% और आर्गन 0.93%। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन था ड्राई एयर का। तो हम एयर पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, किसे हम बोलेंगे कि एयर है वो पोल्यूटेड है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एयर है वो परफेक्टली क्लीन नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल सिंथेटिक मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल और नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस के कारण एटमॉस्फेयर में हार्मफुल या फिर सिंथेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये डेफिनेशन है कि द रिजल्ट ऑफ एमिशन इनटू the air of hazardous substance at a rate that can exceed the capacity of natural process in the atmosphere to convert, deposit or dilute them। मतलब कि हमारे पास जो hazardous substance है, जैसे हमारे पास मान लो CO2 है। ठीक है, हमारे पास मान लो एक गैस है CO2 जो जिसका इमिशन हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक गैस है CO2 जिसका इमिशन हो रहा है, तो इसका इमिशन ऐसी रेट से हो रहा है कि जो कि हमारे पास जिसको हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, वो उसको प्यूरिफाई करने का मतलब उसको डाइल्यूट या डिपोजिट या कन्वर्ट नहीं कर सकती। वो हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट, प्रॉपर्टी, उस सब को क्या करेगी, डैमेज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब एयर पोल्यूटेंट हो गया। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट हो गया। देखो CO2 के बारे में क्या है, CO2 के बारे में, CO2 यूजफुल गैस भी है और हार्मफुल गैस भी है। यूजफुल गैस कैसे है, ये हमारे पास जैसे हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे ये ग्रीन हाउस गैस के लिए एक ग्लास का काम करती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में एक क्या काम करती है, ग्लास का काम करती है। ग्लास का काम कैसे करती है, ये हमारे पास सोलर रेडिएशन है, ये मान लो सोलर है, सोलर जो रेडिएशन है तो हमारे पास ये आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन।
ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, CO2 क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। ठीक है, यदि मान लो हमारे पास CO2 नहीं रहती तो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता और हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये इस तरीके से तो यूजफुल है। अब ये क्या शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वापस अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, उनको वापिस इमिट नहीं करती। ठीक है, वापिस लॉन्ग वेव रेडिएशन को इमिट नहीं करती। लॉन्ग वेव रेडिएशन को इमिट नहीं करती, इसका मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है CO2 की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। तो जब हम सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो ये क्या है, ये एक एडवर्स इंपैक्ट है ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेगेटिव, इस तरीके से हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड से नीचे ये यूजफुल है और उस स्टैंडर्ड के आगे क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक परकिन की डेफिनेशन है। ठीक है, परकिन एक साइंटिस्ट था जिसने 1974 में डेफिनेशन दी थी एयर पोल्यूशन की, कि प्रेजेंस इन द आउटडोर एटमॉस्फेयर ऑफ वन और मोर कंटामिनेट्स, मतलब कि आउटडोर जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे पास कुछ कंटामिनेट्स है जिनकी इतनी क्वांटिटी है और इतने समय के लिए है जो कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स है उनके लिए इंजीरियस है। रिसेप्टर्स में हमारे पास क्या क्या आता है, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल लाइफ, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या इंजीरियस है, ठीक है, या हार्मफुल है। तो इसने पार्किंसन ने सिर्फ आउटडोर एटमॉस्फेयर की बात की थी, लेकिन अभी के टाइम में हम देखें कि हमारे पास इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी जिसमें हमारे पास जैसे अपने पास किचन का जो पोल्यूशन हो रहा है, किचन में हम जैसे खाना पकाते हैं तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं इंडोर पोल्यूशन, तो वो भी हमारे पास बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो परकिन ने सिर्फ आउटडोर एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन को अलग अलग एस्पेक्ट्स के आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये जनरली जो 3 कैटेगरी है, एक है पर्सनल एयर एक्सपोजर, सेकंड है ऑक्यूपेशनल एयर एक्सपोजर और थर्ड वन है कम्युनिटी एयर एक्सपोजर। ठीक है, तो पर्सनल एयर एक्सपोजर में क्या है कि हमारे पास जो एक ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअली कितना एक्सपोज कर रहा है डस्ट, फ्यूम या गैसेज को, तो वो कहलाएगा पर्सनल एयर एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल मतलब कि एक आदमी हमारे पास वो जॉब पे जा रहा है जहां पर ऑक्यूपेशन कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर मान लो ये इंडस्ट्री है, तो वहां पर जो ये एयर पोल्यूटेंट्स को फेस कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल एयर एक्सपोजर। ठीक है, थर्ड वन है कम्युनिटी एयर एक्सपोजर। मान लो एक कम्युनिटी है और उसके नियर बाय हमारे पास एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो इस फैक्ट्री से इमिशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये सारी कम्युनिटी क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है एयर पोल्यूटेंट से, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एयर एक्सपोजर। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, अब देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स में हमारे पास वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर है हमारे पास, कभी कभी बिजली गिर जाती है ना, लाइटनिंग। ठीक है, तो वो भी क्या एयर को पोल्यूटेंट करती है। ये जो हमारे पास बिजली गिरती है ये किस तरीके से एयर को पोल्यूटेंट करती है पता है आपको। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो लाइटनिंग होती है तो उस टाइम जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डिवाइड होकर मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और उससे हमारे पास बन जाता है ओजोन। और आपको पता है कि ओजोन क्या है, ओजोन एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये कौन सा ओजोन है, ये ओजोन कहां पर रहेगा, ये ट्रोपोस्फेयर में। और हमने अभी पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास जो ओजोन रहती है कौन सी ओजोन है, बेड ओजोन। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो इसी तरीके से वोल्केनो इरप्शन में हमारे पास क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। ठीक है क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉरेस्ट फायर में हमारे पास CO2। ठीक है, और डस्ट स्टॉर्म में हमारे पास क्या रहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं, PM2.5, PM10, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब नेचुरल सोर्सेज के कारण एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है,
तो सेकंड है इसमें एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग या मैन मेड एक्टिविटीज के कारण होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है स्टेशनरी सोर्सेज। ठीक है, स्टेशनरी सोर्सेज में हमारे पास पॉइंट सोर्सेज मतलब एक ही जगह पर जैसे हमारे पास एक जगह पर पावर प्लांट है तो उसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, स्टेशनरी सोर्स हो गया, क्योंकि वो एक फिक्स जगह पर है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट्स, फ्यूल कंबशन यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब हमारे पास पॉइंट सोर्सेज आ गया। एरिया सोर्स की बात करें तो रेजिडेंशियल हीटिंग, कोल गैस, ठीक है, ऑन साइट इंसिनरेशन, ओपन बर्निंग। ठीक है, किसी जगह पर ओपन बर्निंग हो रही है तो वहां के आसपास का पूरा एरिया क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एरिया सोर्स के अंडर आएगा। थर्ड वन है मोबाइल सोर्स। ठीक है, मोबाइल सोर्स में हमारे पास मतलब कि जो मोबाइल एक्टिविटीज हो रही है उसकी वजह से, ये जनरली लाइन सोर्स होते हैं। लाइन सोर्स मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हाईवे है तो हाईवे ट्रैफिक की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो किस कैटेगरी में आएगा, मोबाइल सोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। तो हाईवे व्हीकल्स या फिर रेल रोड लोकोमोटिव्स, ठीक है, जो ट्रेन के इंजन है उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोबाइल सोर्सेज की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट को हम और किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट्स है वो जनरली दो टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये इंडस्ट्री है। ठीक है, ये हमारे पास इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री से मान लो हमारे पास CO2 गैस है, उसका एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो CO2 गैस है ये हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये डायरेक्टली सोर्स से आ रही है और ना इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये CO2 है और CO2 ही है, ये किसी अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो देखो, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज मटेरियल्स which emits directly from identified sources or when released pose health risk in their unmodified forms, यानी कि ये मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है, ये अपनी नेचुरल स्टेट में रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में बात करूं तो इसमें हमारे पास जैसे पर्टिकुलेट मैटर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO। ठीक है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC और लेड। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। अब देखते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स which interact with one another, sunlight और natural gases to produce new harmful compounds, मतलब कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है वो एक दूसरे से रिएक्शन करके या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ओजोन है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो कैसे बन रही है, जैसे हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारे पास मोलिकुलर जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाती है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और वो क्या बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या, ये अब नेचुरल अवस्था में नहीं रही। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अपनी नेचुरल अवस्था में नहीं रही, वो अपने क्या होगी, मॉडिफाइड हो गई। तो इसलिए ये क्या बन गया, जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, सॉरी, ठीक है, NO2 है ये। तो NO2 हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। इसी तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक, एरोसोल एंड मिस्ट, पेरोएसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं PN, पेन। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है और कौन कौन से सेकेंड एयर पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो ये लिस्ट है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी की, ये आप रिमेंबर कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास है कि कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज जनरली एक्सप्रेस इन ppm और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, और ppm या फिर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है इसको किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू।